देखिए, हाईकोर्ट के अंदर आज सुनवाई हुई है। आपने नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल का वर्जन आपके सामने है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया किसी भी सूरत में धरना खत्म नहीं होगा, चाहे ये धरना जयपुर की जगह दिल्ली चला जाए। 1 लाख से ज़्यादा की भीड़ की वो बात कर रहे हैं। मेरे साथ में लंबे समय से इस एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग करने वाले विकास विदुड़ी भी हैं। विकास से जानते हैं। विकास, स्पष्ट कर दिया है सरकार ने, सीधा सीधा कह दिया है कि हमारी मंशा नहीं है। 7 तारीख को फिर सुनवाई है। सर, सरकार का ये दोहरा चरित्र है। एक और तो सरकार कहती थी हम जांच कर रहे हैं और देखा जाएगा, आने वाले समय में भर्ती प्रक्रिया पर एक्शन लेंगे, ऐतिहासिक निर्णय लेंगे। इनके जोगाराम पटेल कमेटी के संयोजक थे, वो बार बार कहते थे हफ्ते भर में गुड न्यूज़ देंगे, ऐतिहासिक फैसला लेंगे। और सबसे बड़ी बात, एसओजी ने अपनी जब चार्जशीट पेश की कोर्ट में, उन्होंने बता दिया कि 35 दिन पहले पेपर लीक हुआ। और वही एसओजी के एडीजी माननीय वीके सिंह जी माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होते हैं और वो कहते हैं कि मैंने जो जाँच रिपोर्ट बनाई है वो किसी के दबाव में नहीं बनाई, पब्लिक इंटरेस्ट का यह मामला है और तथ्यों और तर्कों के आधार को रखते हुए मैंने रिपोर्ट पेश की है कि इस भर्ती परीक्षा में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और इस भर्ती परीक्षा में योग्य और अयोग्य अभ्यर्थियों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। यह बयान था एडीजी वीके सिंह जी का। लेकिन सरकार की हठधर्मिता, सरकार का एक प्रेशर देखिए कि एसओजी ने आज जांच में यह पेश किया कि हम योग्य अयोग्य को पृथक कर लेंगे। वही एडीजी जिन्होंने कहा था कि हम पृथक नहीं कर सकते, सेग्रीगेशन का कोई ऐसा मैकेनिज्म हमारे पास नहीं है क्योंकि 2021 की भर्ती सारे सबूत मिट गए और बड़े लेवल पे 35 दिन पहले सीधा आरपीएससी से घोटाला हो गया। और आज एसओजी के सरकार के दबाव के कारण एसओजी को अपनी जांच रिपोर्ट में ये बोलना पड़ा। वहीं दूसरी ओर सरकार के मुखिया कहते हैं कि अभी जांच प्रक्रिया प्रीमेच्योर स्टेज पर है, हम भर्ती प्रक्रिया को निरस्त नहीं कर सकते क्योंकि ये विद्यार्थियों के हितों में न्यायोचित नहीं होगा। तो एक बात बताइए सर, एसओजी ने कह दिया, पुलिस मुख्यालय ने कह दिया, एडवोकेट जनरल ने कह दिया, आज सरकार के 6 मंत्रियों के बाद कहा कि सरकार के सीएमओ से अप्रूवल मिला है। तो मतलब पहले जो 6 मंत्रियों से अप्रूवल मिला था वो सरकार का हिस्सा नहीं है, वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं है। आज जब अप्रूवल मिला तो मुख्यमंत्री जी ने अंदर खाने कुछ अलग डिसीजन तय कर लिया क्या? क्योंकि हम तो जानते हैं कि वो जो 6 मंत्री थे वो कैबिनेट का हिस्सा है और कैबिनेट का फैसला सरकार का फैसला है। लेकिन आज उन मंत्रियों ने तो पहले ही भर्ती प्रक्रिया निरस्त की बात कर दी। लेकिन आज ऐसी कौन सी बात हुई कि सरकार के नुमाइंदों को यह कहना पड़ा कि भर्ती प्रक्रिया प्रीमेच्योर स्टेज पर है? सरकार ने आज एक तथ्य यह भी रखा कि हमने बड़े बड़े आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है और कुछ आरोपियों की और गिरफ्तारियां कर हम इस भर्ती प्रक्रिया में पृथक्करण कर लेंगे। सर मुझे बताइए, बड़े बड़े आरोपी सिर्फ 2 ही हैं क्या? बाबूलाल कटारा, रामूराम राय का और आरोपी नहीं है? बड़े मगरमच्छ नहीं दिख रहे आपको जिनका आप दावा करते थे? कहाँ है सुरेश ढाका, कहाँ है यूनिक भांबू, आरपीएससी के 4 सदस्य, 4 चेयरमैन, चाहे वो संजय छोत्री हो, भूपेंद्र यादव हो, शिव सिंह राठौड़ हो, सदस्य मंजू शर्मा हो, इन लोगों से आपने पूछताछ तक नहीं की। गिरफ्तारी तो दूर की बात है। आज मुख्य सरगना सुरेश ढाका और यूनिक भांबू तो विदेशों में घूम रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम सेग्रीगेशन कर लेंगे, हमने प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये कहाँ का दोहरा न्याय, ये सरकार का दोगलापन है। सरकार एक तरफ बंगाल में देखिए शिक्षक भर्ती रद्द हुई, अभी पूरी बीजेपी सरकार ने जोर लगा दिया है कि उस फर्जी शिक्षक भर्ती को निरस्त किया जाए और यहाँ पर उस फर्जी थानेदार भर्ती को निरस्त नहीं करने के लिए बीजेपी के नेता जोर लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इनके हित टकरा रहे हैं। यहाँ पर इनके बीजेपी के बड़े बड़े नेता, इनके महिला मित्र शामिल है, इनके बड़े बड़े अधिकारी शामिल है। सरकार मुख्यमंत्री जी थोड़ी चला रहे हैं, चलाते तो एसओजी के बयान तो कायम रहते थे, कम से कम उस पर थूक के चाटने का काम राजस्थान की भजनलाल सरकार ने किया है। मैं नहीं मानता कि एक एसओजी का इतना सक्षम स्तर का अधिकारी जो एंटी करप्शन से लेकर सीबीआई से लेकर सब जगह रहा और उसने कोर्ट के समक्ष स्वीकारा, साक्षी था, मैं खुद उपस्थित था, उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में योग्य अयोग्य को अलग अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि अगर दूध के एक गिलास में 4 जहर की बूंद पड़ जाए तो सरकार के पास ना ऐसा कोई मैकेनिज्म है ना एसओजी के पास है। लेकिन वीके सिंह जी दबाव में है राजस्थान सरकार के, भजनलाल सरकार के, और उनको अपनी जांच रिपोर्ट बदलनी पड़ी और यह कहना पड़ा कि हम पृथक्करण कर लेंगे। चलो ठीक है, ये आपकी सारी बातें ठीक है। युवाओं की लड़ाई आप लंबे समय से लड़ रहे हो, ये ऐसा ही भर्ती की जो लड़ाई है इसको लड़ते लड़ते बहुत लंबा समय हो गया है, बहुत लंबा समय हो गया। आज हनुमान बेनीवाल जी ने भी वो बात कही जो आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। 70 दिन से ये आदमी यहाँ पे बैठे हुए हैं आपके साथ में। उन्होंने भी ये सवाल उठाया कि युवाओं ने साथ नहीं दिया। विकास, युवाओं ने क्यों नहीं साथ दिया इस मुद्दे के ऊपर? क्या ये लड़ाई इतनी लंबी हो गई कि युवा थक गया, पीछे हट गया, या युवाओं को लेना देना ही नहीं है, दूसरे के संग जो हो रहा है होता रहे? नहीं सर, बिल्कुल युवाओं ने साथ दिया था, बढ़ चढ़ कर ही दिया था। लेकिन मामला सितंबर 2021 का है। 13, 14, 15 सितंबर को पेपर होता है। उसी सितंबर के माह में 4 आंदोलन हुए, 22 को, 26 को, 28 को, 30 को, और 1500 2,000 की तादाद में युवा शहीद स्मारक आए। लेकिन तथाकथित बेरोजगारों के उस समय के नेताओं ने इस आंदोलन को बेचने का काम किया, क्योंकि भूपेंद्र यादव बैठे थे, संजय छोत्री बैठे थे, तो उन लोगों ने इस मुद्दे को डाइवर्ट करने का काम किया। उसके बाद विद्यार्थी टूट गया।
उसे उम्मीद नहीं थी कि अब ऐसा ही भर्ती परीक्षा में कुछ हो पाएगा, लेकिन यह हमारे संघर्ष की बदौलत है कि इतनी चीज़ें अंदर खाने सामने आई कि 2 आरपीएससी के चेयरमैन जेल में हैं, 56 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की गिरफ्तारियां हो गई। ये हमारे संघर्ष का परिणाम है। लेकिन साहब, एक युवा कब तक आंदोलन करे? एक पढ़ने वाला स्टूडेंट्स, उसे अपने माँ बाप पढ़ने लिखने के लिए भेजते हैं, क्या वो आंदोलन करता रहे? 2021 से 25 का वक्त आ गया, 4 साल बीतने वाले हैं, लेकिन वो आंदोलन के लिए थोड़ी बना है। लेकिन हम संघर्ष कर रहे हैं, एक छात्र नेता के तौर पर युवाओं की आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, 3 सालों तक हमारी लड़ाई को मजबूती देने का काम डॉक्टर किरोड़ी लाल ने किया। पिछले 70 दिनों से यह लड़ाका सांसद हनुमान बेनीवाल लड़ रहा है, लेकिन ना सरकार के मंत्री को मुख्यमंत्री ने सुना, ना सांसद हनुमान बेनीवाल को सरकार सुनने का काम कर रही है, ना बड़े बड़े नेता सचिन पायलट, डोटासरा, टीकाराम जूली, किसी को सरकार सुनना ही नहीं चाहती। वो बोल क्या रहे हैं जो सरकार सुने? वो कह रहे कि भर्ती को निरस्त कर दो। हम मानते हैं कि कांग्रेस का घोटाला था, लेकिन कांग्रेस इतनी मजबूती से वो बात रख कवर ही नहीं रख पा रही ना। बिल्कुल कांग्रेस को सड़कों पर होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस तो 19 में से 17 पेपर बेच, विकास ये मानने को भी तैयार नहीं थी। सचिन पायलट साहब ने तो ये कहा था कि कुछ लोग एसएमएस के बाहर बैठे थे, वो तो ये मानने को भी तैयार नहीं है कि वो लोग कौन है। देखिए सर, निश्चित रूप से 19 में से 17 पेपर लीक हो गए, उसके बावजूद भी कांग्रेस के लोग संविधान बचाओ रैलियां कर रहे हैं। उन्हें इन मुद्दों पर खरा उतरना चाहिए था। जिस वादे के साथ भजनलाल सरकार आई कि 19 में से 17 पेपरों की जांच सीबीआई से करवा लेंगे, एक की तो करवा लो किसी की, लेकिन कांग्रेस फेल नजर आ रही है। लेकिन धन्यवाद दूंगा कि सांसद हनुमान बेनीवाल लड़ रहा है, किरोड़ी लाल लड़ रहा है। ऐसे भर्ती में क्या उम्मीद नजर आ रही है? कोर्ट ने कहा 7 को सुनवाई करेंगे। देखो सर, सरकार सर्वोपरि है, सरकार जो चाहेगी वही होगा, और सरकार का स्पष्ट रवैया हम सबको नजर आ गया कि सरकार भर्ती परीक्षा निरस्त करने के मूड में 1% भी नहीं है। यहाँ से कानूनी लड़ाई हार जाते हैं, कहाँ जाएंगे? सर, सिंगल बेंच से मामला डबल बेंच में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि तथ्यों और तर्कों के आधार पर हम बहुत मजबूत है। भले एसओजी के एडीजी को दबाव में बयान बदलने पड़े, लेकिन हमारा मामला मजबूत है, कागजी कार्रवाई मजबूत है। मुख्यमंत्री जी ने तो राजस्थान की भजनलाल सरकार ने थूक के चाट लिया। जो कहते थे कि बंसी बजी है और चक्कर चलेगा, चक्कर दिल्ली में खो गया क्या भजनलाल जी का? चलाओ ना उसको, उस चक्कर को अंदर खाने कहाँ रख रखा है? तुमसे तो चक्कर चला नहीं, हमारे सब्र का बांध टूट गया। अब तो चढ़ाई देर नहीं हो जाएगी न्याय मिलते मिलते? न्याय में देरी है सर, और न्याय पालिका भी इस बात को स्वीकारती है कि जस्टिस डिलेज जस्टिस डिनाइड, देरी से मिला न्याय न्याय नहीं है। और वही हमारे साथ हो रहा है। 4 साल किसी भर्ती परीक्षा के लिए लड़ रहे हैं, उस भर्ती परीक्षा के लिए जिसके सरकार के ही अंग एसओजी वो साबित कर चुकी कि बड़ा घोटाला हुआ है। सर, लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, हाल ही में दिया गया है कि किसी भी भर्ती परीक्षा में योग्य अयोग्य का राग मत तलापो, किसी भी भर्ती परीक्षा में कितने ईमानदार है, कितने चोर है। सबसे ज़्यादा प्राथमिकता इस बात को दी जानी चाहिए कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता रही है या नहीं, भर्ती प्रक्रिया में गोपनीयता सूचिता रही है या नहीं। लेकिन यहाँ तो सीधे आरपीएससी से भंग हो गई, उसके बावजूद भी भजनलाल सरकार की आंखें नहीं खुल रही। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का नहीं हो सकता। यस, कलंक बीजेपी के माथे मड़ेगा निश्चित रूप से। और भजनलाल जिस कुर्सी पर आज बैठे हुए हैं ना, मैं कह रहा हूँ आने वाले समय में वार्ड पंच भी नहीं बन पाएंगे। ऐसी स्थिति राजस्थान में भजनलाल जी की हो जाएगी, क्योंकि युवाओं के साथ अन्याय कर रहे हैं साहब। हम न्याय मांग रहे हैं, नौकरी नहीं मांग रहे हैं, भीख भी नहीं मांग रहे, हमारा हक मांग रहे हैं कि जो अत्याचार, जो कुठाराघात इन राजस्थान के तमाम नौजवानों के साथ हुआ। आपने कहा था कि आरपीएससी को भंग करेंगे, कहाँ गए? सीपी जोशी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बड़ी सारी, सतीश पूनिया जी ने छाती ठोक के कहा था, राजेंद्र राठौड़ ने विधानसभा में आधे घंटे के भाषण दिए थे। कहाँ है वो नेता जो मुख्यमंत्री की कतार में खड़े थे? आज भजनलाल जी बोलने को तैयार नहीं है, स्पष्टीकरण नहीं है कोई। हमें जब किरोड़ी लाल जी सरकार के पास मुख्यमंत्री जी से मिलवाने लेके गए बेडम साहब के थ्रू, तो बेडम साहब ने सुबह से शाम तक बैठा के रखा, उसके बावजूद मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हुई। मुख्यमंत्री जी तो बेरोजगारों से मिलना नहीं चाहते। ये प्रदेश के नौजवानों का दुर्भाग्य है। आखिर जाए तो जाए कहाँ? इन राजनीतिक पार्टों के बीच में युवा पिसता रहे, न्याय मिल नहीं रहा, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि साहब अगर छटनी कर सको तो कर दो, बता दो हमें क्या सेग्रीगेशन का पैमाना क्या है। बिल्कुल हमारे योग्य अभ्यर्थियों के साथ दर्द जायज है, लेकिन साहब उसका कोई आधार नहीं है ना, किस आधार पर योग्य अयोग्य की छटनी कर देंगे। 2021 का मामला, सारे सबूत तो मिटा दिए गए पहले ही, कुछ बचा ही नहीं। 35 दिन पहले पेपर लीक हो गया। सबसे बड़ी बात, अगर सरकार सेग्रीगेशन का नाम लेती है, बाबूलाल कटारा जिसको साल भर पहले गिरफ्तार किया था, उसने कभी किसी का नाम नहीं उगला, ऐसा राज नहीं उगला कि मैंने किन किन लोगों को पेपर दिया। लेकिन जब रेणु को गिरफ्तार किया गया, रेणु ने कहा कि मैंने पुरुषोत्तम धादिस से पेपर लिया। पुरुषोत्तम को गिरफ्तार किया गया तो उसने कहा मैंने कुंदन पांड्या से पेपर लिया। कुंदन पांड्या को गिरफ्तार किया तो उसने कहा कि मैंने 50 लाख में बाबूलाल कटारा से पेपर लिया। यह बाबूलाल कटारा साल भर पहले तो नहीं बोला। तो न जाने ऐसे कितने कुंदनों को छुपाने का काम ये बाबूलाल कटारा कर रहा है, रामू राम रायका कर रहा है। और सोचो, जब सुरेश ढाका और यूनिक भांबू गिरफ्तार होंगे, जब आरपीएससी के चेयरमैनों से पूछताछ हो जाएगी, तो इस भर्ती परीक्षा में कुछ नहीं बचेगा। ये बीजेपी के सारे नेता जेल चले जाएंगे। ऐसी हालत है। के बिश्नोई पर आरोप लगे हैं, स्पष्टीकरण दे। आज ट्विटर पर चल रहा है कि व्हाइट हाउस में खुशियां मना रहे हैं।
खुशियों से काम नहीं चलेगा। आने वाले चुनाव में जनता आईना दिखाने में वक्त नहीं लगाएगी। देखिए, आंदोलन जारी रहेगा, युवाओं के अंदर रोष है और स्पष्ट है स्थिति के लड़ाई कहीं तक भी जाके लड़नी पड़े अब तो लड़ेंगे। डबल बेंच जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यहाँ पे हनुमान बेनीवाल के धरने में कुछ ये मेडिकल के छात्र भी आए हैं। भैया, तुम तो ऐसा ही भर्ती वाले नहीं हो, तुम कौन हो? जी सर, मैं पैरामेडिकल एसोसिएशन से हूँ। मैं डायलिसिस टेक्नीशियन एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, पंकज कुमार सैनी। मैं हमारी मांगों को लेकर यहाँ क्या मांगे? हमारी मांगे हैं जो 2015 से हमारे कोर्सेज तो चला दिए, जैसे डायलिसिस टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, ब्लड बैंक टेक्नीशियन, ईजी टेक्नीशियन इत्यादि कोर्स चला तो दिए, पर 2015 से आज तक उनके सेवा नियम नहीं बनाए गए। सेवा नियम नहीं बनाने के कारण उनके आज तक राजस्थान में दुर्भाग्यपूर्ण आज तक एक भी सरकारी वैकेंसी नहीं आई है, भर्तियाँ नहीं हो पाई है। जबकि आप राजस्थान से बाहर जाओ तो हर कितने बच्चे हैं ऐसे जो पढ़ लिख के तैयार हैं? कम से कम 3000 बेरोजगार घूम रहे हैं या प्राइवेट में धक्के खा रहे हैं। कुल कितने पढ़ के निकलते हैं हर साल? सर, कुल कम से कम 4 से 5 हज़ार सीटें हैं, जिनसे हर 2 साल से एक बैच पास आउट होकर बेरोजगार की श्रेणी में। कितनी सीटें हैं? 4 से 5 हज़ार। हाँ सर। तो 2015 से लंबित है ये मामला। जी सर, और 15 से लंबित है तो 5 और 5 10 साल हो गए। तो 10 साल के अंदर तो 50,000 लोग हो गए। सीटें कम थी पहले, सीटें कम थी। एडमिशन ही नहीं लेना चाहता क्योंकि वैकेंसी आती नहीं है, भविष्य साफ है नहीं। करते क्या हो आप लोग? सर, हम डायलिसिस टेक्नीशियन है। अच्छा, डायलिसिस टेक्नीशियन है। गुर्दा रोगियों की डायलिसिस करते हैं, जिनके किडनी खराब हो जाती है, उनकी डायलिसिस की जरूरत होती है, तो हम वही कर। इस बजट में भी नहीं है आपका नाम? पिछले बजट में भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हर सीएससी पीएससी पर डायलिसिस की मशीनें दी जाएंगी, पर मशीनें तो गहलोत सरकार ने भी दी थी, पर आज तक वो मशीनें लगी भी नहीं। और वहाँ उन मशीनों को चलाने के लिए कम से कम स्टाफ तो आप हायर कीजिए, उनकी भर्ती कीजिए। उन मशीनों को चूहे चला रहे हैं, कुतर रहे हैं, मशीनें ख़राब हो गई। सीएमसी जो वारंटी आती है 2 साल की, वो ख़त्म तक हो गई मशीनों की। ये हालत चल रही है हमारे। चलाने वाला कोई नहीं है चलाने के तो फिर ये डायलिसिस होता कैसे? सर, डायलिसिस के लिए एक मशीन होती है। आदमी नहीं है तो कौन कर रहा है? मशीन अपने आप कर लेती है। सब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, गरीब आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल में सरकार में फ्री है? सरकार में फ्री है सर। और प्राइवेट में जाओ तो कितने पैसे लगेंगे? सर, एक डायलिसिस के 2000 रुपये 2000 रुपये लगते हैं सर, एक डायलिसिस। एक डायलिसिस के कितना हफ्ते में कितना करना पड़ता है? 3 बार डायलिसिस करवानी पड़ती है, एक हफ्ते में 3 बार सर, 3 बार करनी पड़ती है। अभी अगर लगाना पड़े तो कितने लोगों की वैकेंसी है? सर, कम से कम हमारी वैकेंसी कम से कम 1000 से 1500 तक आनी चाहिए, क्योंकि आज तक अभी हमारी भर्ती हुई नहीं है। और जिस तरह से यहाँ कोई मतलब नहीं है, हम चिकित्सा मंत्री से मिलने का टाइम मांगते हैं तो वो टाइम नहीं देते, मुख्यमंत्री से मिलने का टाइम मांगते हैं तो वो नहीं देते, ओएसडी साहब से मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि मेरा काम नहीं है, मैं विभाग में भी जा देता हूँ। विभाग से बात करते हैं तो वो सही से बात नहीं करते, तो हम जाए कहाँ? ये सरकार नहीं चल रही, यहाँ केवल पर्ची सरकार चल रही है। हम तो ये गुहार लगाते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी से कि वो एक राजस्थान में भी एक पर्ची भिजवा दीजिए, जिससे हमारे नियम बन जाए, हमारी परमानेंट भर्ती आ जाए, नौकरी की वैकेंसी क्रिएट की जाए। देखिए, ये मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ वाले हैं, डायलिसिस की बात कह रहे हैं। बात की गई थी कि मशीनें हर पीएचसी लेवल तक पहुंचाई जाएंगी। मशीनें पहुंची हैं पर उनको चलाने वाला कोई नहीं है। बजट के अंदर घोषणाओं के अंदर इनको नौकरी की आस है, नौकरी इनको मिले। लगभग राजस्थान में ढूंढने जाएंगे तो 50 से 60 हज़ार लोग हैं जो ये कोर्स करके आ चुके हैं अब तक, और हर साल 5 से 6 हज़ार बच्चे नए हैं जो इस कोर्स को कर रहे हैं। और अब तो ये भी बात आ रही है कि बच्चे कोर्स करना भी नहीं चाह रहे हैं क्योंकि नौकरी ही नहीं है, तो कोर्स करके क्या करेंगे? डायलिसिस जिसका खर्चा लगभग 2000 रुपये आता है एक बार, अगर आप प्राइवेट में कराते हैं तो आम आदमी को एक बड़ी राहत दी जा सकती है इनको नौकरी देकर। तो सरकार तक दुर्भाग्य की बात है कि सर एक भी डायलिसिस टेक्नीशियन नहीं है, एक भी ब्लड बैंक टेक्नीशियन नहीं है, एक भी एसी खेत लैब टेक्नीशियन नहीं है, एक भी ईजी टेक्नीशियन नहीं है। सब जगह मशीनें अनट्रेंड स्टाफ चला रहा है। चला रहा है तो खतरा भी तो ज़्यादा है। न्यूज़ आ रही है कि ब्लड बैंक गल चढ़ गया, उसकी हो गई, उसके खतरा हो गया, उसकी जान पे बनी आई। ये आए दिन क्यों हो रहा है? क्योंकि अनट्रेंड स्टाफ काम कर रहा है। जिन्होंने डिप्लोमा ले रखा है, विशेषज्ञ इस चीज़ के, वो लोग तो घर पे बैठे हैं, बेरोजगारों की तरह धक्का खा रहे हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, डिप्लोमा वालों को नौकरी नहीं है और अनट्रेंड स्टाफ जो है वो मशीनें चला रहा है। अगर ऐसे ही चलना है तो फिर इन डिग्रीज को बंद कर देना चाहिए, जिससे ये युवा भ्रमित ना हो। अगर मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचती है तो हम अनुरोध करेंगे कि आप संज्ञान लें, क्योंकि ये लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इनको नौकरी मिलेगी, इनका जीवन बनेगा, लेकिन जो भर्ती है उसकी जान भी जा सकती है, क्योंकि वो एक अनट्रेंड आदमी के हाथों में अपना इलाज करा रहा है। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष।